जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मोहम्मद बिन कासम, पहला हिस्सा नाहिद, सरांदीप के दरबार में। जी हाँ दोस्तों, जुबैर जहाज़ पर सफ़र के दौरान दलीप सिंह से हर अरब बच्चे के मुतालिक सवालात पूछकर अपने जहन में उनकी ख्याली तस्वीरें बना चुका था। दलीप सिंह से अबू अल हसन और उसके बच्चों के मुतालिक जो कुछ वो सुन चुका था, उससे उसका अंदाज़ा ये था कि अबू अल हसन के बच्चे शक्लो शबाहत और अदातो इतवार में बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ होंगे। ये उसकी दिलचस्पी की पहली वजह थी। फिर खालिद की ज़ुबानी जो कुछ उसने सुना, उसकी दिलचस्पी में इजाफा भी हो गया और उसके बाद जब अली नाहिद को बुलाने के लिए गया तो साबका दिलचस्पी के साथ एक हल्की सी खलश का भी इजाफा हो गया। लेकिन उसकी दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो उसकी कौम की एक सितम रसीदा लड़की थी। नाहिद ने फिर कहा, मुझे जवाब दीजिए, क्या ये सच है? आप मुझसे क्या छुपाना चाहते हैं? मैं सुन चुकी हूँ। खालिद ने उठकर आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, नाहिद, तकदीर के सामने किसी का बस नहीं चलता। जुबैर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके पास कोई खुशी की खबर नहीं ला सका। नाहिद कोई और बात किए बगैर मकान की तरफ चल दी और चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाने के बाद भागकर एक कमरे में दाखिल हो गई। खालिद एक लम्हे के लिए तजब्जब की हालत में खड़ा रहा। बालाखिर जुबैर की तरफ देखकर बोला, मैं अभी आता हूँ। खालिद भागकर नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। नाहिद बिस्तर पर मुंह के बल पड़ी हिचकियां भर रही थी। खालिद ने प्यार से उसका बाजू पकड़कर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नाहिद, सब्र से काम लो। अली जुबैर के पास थोड़ी देर बेहिसो हरकत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। नाहिद की आहें सुनकर उसे जमीन की हर शय उदास और गमगीन नजर आ रही थी। वो सहमता और झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और डरते डरते खालिद के बाजू को छू कर बोला, आपा नाहिद क्यों रो रही हैं? खालिद ने उसकी डबडबाई हुई आंखें देखकर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अली, अब्बा जान वापस नहीं आएंगे। कमसन बच्चे के मुंह से एक जिगरदोज चीख निकली, नहीं, ये ना कहिए, वो जरूर आएंगे। खालिद ने कहा, ये दलीप सिंह के साथ आए हैं, उनका जहाज शायद गर्क हो चुका है। अली की आंखों से आंसू के चश्मे फूट निकले और वो होंठ भींच भींच के चीखों को जब्त करता हुआ बाहर निकल गया। वो दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो। लेकिन बाहर निकलते ही उसने पड़ोस के बहुत से लोग अपने गिर्द जमा कर लिए। थोड़ी देर में अरबों के तमाम बच्चे, औरतें और मर्द खालिद के मकान के सहन में जमा हो गए। लोगों का शोरो गोगा सुनकर खालिद बाहर निकला और बैक वक्त कई जुबानें उससे मुख्तलिफ सवालात पूछने लगीं। तलहा ने आगे बढ़कर सबको खामोश किया और खालिद से पूछा, क्या जहाज़ के गर्क होने की खबर दुरुस्त है? खालिद ने असबात में सर हिलाया। उसने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, क्या ये खबर आप लाए हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं किसी अच्छी खबर का एलची ना बन सका। तलहा ने पूछा, जहाज़ कैसे गर्क हुआ? जुबैर ने जवाब दिया, हम ये मालूम ना कर सके। जुबैर ने बेवाओं और यतीमों को फर्दन फर्दन तसल्ली देने के बाद अरब वापस जाने के मुतालिक उनके इरादे दरियाफ्त किए। यतीम बच्चों और बेवाओं ने यक जुबान होकर वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जुबैर देर तक उनके साथ बातें करता रहा। बालाखिर नमाज़े असर की अजान सुनकर उसने लोगों के साथ मस्जिद का रुख किया। तलहा के इसरार पर जुबैर ने अमाम के फ़राइज़ अंजाम दिए। जब वो मस्जिद से निकला तो दरवाजे पर राजकुमार और दलीप सिंह खड़े थे। खालिद को देखकर राजकुमार की स्याह और चमकदार आंखें पुरनम हो गईं और उसने आगे बढ़कर खालिद को गले लगा लिया। दलीप सिंह ने जुबैर से कहा, महाराज ने आपको याद किया है, खालिद तुम भी चलो। जुबैर ने कहा, मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ, कोई खास बात तो नहीं?
महाराज के दिल पर अबू अल हसन की मौत की खबर ने गहरा असर किया था। इस वक्त वो आपसे ज्यादा देर बातें ना कर सके। जुबैर ने कहा, मालूम होता है कि राजकुमार को भी उनके साथ गहरी मोहब्बत थी। उनके आंसू अभी तक खुशक नहीं हुए। दलीप सिंह ने कहा, हाँ, राजकुमार को बहुत सदमा हुआ है। वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। शाही महल की तरफ जाते हुए जुबैर को लोगों का एक हजूम जुलूस की शक्ल में दिखाई दिया। दलीप सिंह ने कहा, महाराज, आपके तहाइफ और घोड़ों को देखकर फूले नहीं समाते। उनके हुक्म से घोड़ों का जुलूस निकाला गया। घोड़ों की लगाम थामकर बाजार में चलने की इज्जत उन लोगों के हिस्से में आई है जो हमारी रियासत के सबसे बड़े सरदार हैं। अगर उन्हें अबू अल हसन की मौत का गम ना होता तो शायद खुद भी इस जुलूस में शिरकत करते। जुबैर ने करीब से देखा तो दरबार में सबसे अगली कुर्सियों पर विराजमान होने वाले 8 सरदार घोड़ों की लगामें थामे हजूम के आगे चल रहे थे। घोड़ों पर जो 2 शाले डाले गए थे वो बेशकीमत मोतियों से मरसा थे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जुबैर की तरफ देखा और कहा, क्या आपके मुल्क में भी घोड़ों की ये इज्जत होती है? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम ज्यादातर इनके चारे और पानी की फिक्र किया करते हैं। दलीप सिंह बोला, ये घोड़ों की इज्जत नहीं, घोड़े बेचने वालों की इज्जत की जा रही है। आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा निस्बतन खुशगवार हो रही थी। राजा महल की दूसरी मंजिल पर एक दरीचे के सामने बैठा समंदर की तरफ देख रहा था। जुबैर और उसके साथियों के कदमों की चाप सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उठकर जुबैर के साथ मुसाफा करने के बाद खालिद की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेटा, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का बहुत दुख है। मेरा ख्याल है कि उनका जहाज तूफान के बायस गर्क हो चुका है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि रास्ते में किसी ने हमला करके उनका जहाज गर्क कर दिया है तो मैं उसकी सरकोबी के लिए अपने तमाम हाथी और सारे जहाज बसरा के हाकम के सुपुर्द कर दूंगा। राजा सामने कुर्सियों की तरफ इशारा करके बैठ गया। जुबैर और खालिद भी बैठ गए, लेकिन दलीप सिंह खड़ा रहा। राजा ने दलीप सिंह की तरफ देखकर कहा, बैठ जाओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कल से तुम हमारे दरबार में तमाम सरदारों से आगे राजकुमार के पास बैठा करो। दलीप सिंह आगे बढ़कर राजा के पांव छूने के बाद कुर्सी पर बैठ गया और राजा जुबैर से मुखातब हुआ, मैं बसरा के हाकम की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अरब बच्चों को लावारिस समझकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं उन्हें अपने बच्चे समझता हूँ। अगर वो यहाँ रहें तो उसकी हर ज़रूरत हमारे शाही खजाने से पूरी होगी। आप उनसे पूछ लें, अगर उन्हें यहाँ कोई तकलीफ हो तो बेशक उन्हें अपने साथ ले जाइए। जुबैर ने जवाब दिया, उन्हें यहाँ कोई शिकायत नहीं और मैं अपनी हुकूमत और तमाम अरबों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी कौम के यतीम बच्चे अपने मुल्क से इस कदर दूर रहें। उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत वहीं पर हो सकती है। इसके बाद अगर वो पसंद ना करेंगे तो उन्हें यहाँ भेज दिया जाएगा। राजा ने पूछा, आप सबको ले जाना चाहते हैं? नहीं, तलहा और चंद ताजर यहीं रहेंगे, लेकिन खालिद और उसकी बहन भी तो यहीं रहेंगे ना? नहीं, ये भी मेरे साथ जाएंगे। राजकुमार ने मगमूम लहजे में कहा, नहीं, उन्हें हम नहीं जाने देंगे। खालिद को मैं अपना भाई बना चुका हूँ और नाहिद मेरी बहन है। पिछले कमरे के पर्दे की आड़ से एक नस्वानी आवाज आई और 14-15 वर्ष की एक लड़की राजा के सामने आ खड़ी हुई। उसका रंग राजकुमार की तरह सांवला था, लेकिन चेहरे के नकूश उसकी निस्बत तीखे, आंखें खूबसूरत और चमकदार थीं। उसने खालिद की तरफ देखा और कहा, भैया, तुम्हें माता जी बुलाती हैं। खालिद उठकर दूसरे कमरे में चला गया और लड़की ने चलते चलते राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, आप इनकी बातें ना सुने। राजा ने जुबैर की तरफ देखकर कहा, देखा आपने? जुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इनकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। खालिद थोड़ी देर सर झुकाए वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया।
राजा ने पूछा, बेटा, उन्होंने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया है। अब तुम बताओ, तुम यहाँ रहना चाहते हो या नहीं? खालिद ने जवाब दिया, आपके हम पर बहुत एहसानात हैं। अगर मेरे पेशे नज़र दुनिया का कोई आराम होता तो मैं आपका साथ ना छोड़ता, लेकिन इस वक्त हमारी कौम दूर दराज के मुमालिक में जहाद कर रही है और मेरी रगों में एक मुजाहिद का खून है। मैंने सुना है कि मौजूदा वक्त की ज़रूरत का एहसास करते हुए मुझसे कम उम्र लड़के भी जहाद पर जा रहे हैं। मैं इस आदत से महरूम नहीं रहना चाहता। राजा कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद बोला, तुम अबू अल हसन के बेटे हो। अगर तुम इरादा कर चुके हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुश नसीब है वो कौम जिसकी माएँ तुम्हारे जैसे बच्चे जनती हैं। खालिद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुशी से इजाज़त दें। राजा ने जवाब दिया, अबू अल हसन के बेटे की खुशी मेरी नाराज़गी का बायस नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।